ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये, और आइए शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है पाकिस्तान को मोदी और योगी की तारीफ हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में जो मोदी और योगी की तारीफ कर रहा है वो गायब और लापता हो जा रहा है। आज सबसे पहले इसी पर बात करेंगे, मोदी योगी की तारीफ पर क्या सजाए मौत हो गई है। सबसे पहले दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे देश के सबसे बड़े इस्कॉन के उद्घाटन में। प्रधानमंत्री ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन का उद्घाटन किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान में तारीफ हो रही थी, योगी आदित्यनाथ की भी पाकिस्तान में तारीफ हो रही थी। कसीदे पढ़े जा रहे थे तारीफ में कि मोदी क्या काम कर रहे हैं शानदार, योगी शानदार काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी तारीफ कर रहे थे। कई बार मैंने आपको सुनाया और बताया भी, लेकिन यह बात पाकिस्तान के ना प्रधानमंत्री के गले उतर रही थी ना उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर के। अब देखिए हुआ क्या, अगली तस्वीर दिखाऊं। ये पाकिस्तान के दो यूट्यूबर, दावा किया जा रहा है यूट्यूबर शुएब चौधरी, इनको आपने देखा होगा पाकिस्तानियों से बात करते हुए जो मोदी और योगी के बारे में पाकिस्तानी बोल रहे थे। ये है सना अहमद, इनको भी आपने देखा होगा, ये भी योगी और मोदी पर पाकिस्तानियों से बात करते थे। अब दावा किया जा रहा है ये दोनों लापता है, कहा जा रहा है ये दोनों गायब हो गए हैं। दावा करने वाले ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी की जब ये तारीफ पाकिस्तान से पूरी दुनिया तक पहुंचाते थे तो इनकी या तो हत्या कर दी गई या इन्हें किडनैप कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। भाई हमें भी नरेंद्र मोदी के जैसे एक हुक्मरान की जरूरत है जो कि अपने मुल्क के साथ लॉयल हो। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। मोदी योगी का किया गुणगान तो जल भुन गया पाकिस्तान और अपने ही लोगों को ठिकाने लगा दिया ताकि वो सच न दिखा सकें और मोदी योगी की तारीफ न कर सकें। मोदी योगी की तारीफ पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही थी। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बना रहा है, ठीक है, उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफी चीजें अपनी बना रहे हैं। एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक वे पे है, तो इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी और उसकी टीम को जाता है। जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब एमपी, और यंगेस्ट एमपी रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। उधर मेजोरिटी मुसलमानों की है, वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। खबर है कि पाकिस्तान ने मोदी योगी की तारीफ में वीडियो बनाने वाले कुछ यूट्यूबर का अपहरण कर लिया है और कुछ को जान से मार देने तक का दावा किया जा रहा है। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के जरिए ये लोग पाकिस्तान में असलियत दिखा रहे थे, वो मोदी योगी के अच्छे काम बता रहे थे और पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीखने का पैगाम दे रहे थे। पब्लिक को बताता हूं कि भाई आंखें खोलो, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन हाल ये कह देना कि आप इंडिया का जिक्र क्यों करते हो, आप मतलब इसलिए आप एजेंट हो, आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो इसलिए आप इंडिया के एजेंट हो। उन लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है, अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है। ये यूट्यूबर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे, लेकिन मोदी योगी का नाम लेने से पाकिस्तानी सरकार इतनी बौखलाई कि इन्हें रास्ते से हटा दिया। भाई हमें भी नरेंद्र मोदी के जैसे एक हुक्मरान की जरूरत है जो कि अपने मुल्क के साथ लॉयल हो। नरेंद्र मोदी ने अपनी इकोनॉमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने मुल्क की सालमियत के लिए खड़ा रहे, उसने 370 ला के फिर भी वो खड़ा रहे। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है, आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं, ठीक है। आने वाले टाइमों में
इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा, ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। वो जो योगी जी हैं उन्हीं के एरिया में मंदिरों से भी स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मतलब एक अब अनाउंस कर दिया गया है कि आप यहाँ पे किसी भी जगह पे लाउड स्पीकर नहीं यूज करेंगे। अब हमारे मीडिया पे ये कह दिया जाएगा कि भाई वो मस्जिदों से ये देखें स्पीकर हटा दिए, कि ये बात नहीं बताई जाती कि मंदिरों से भी या गुरुद्वारे से भी या सब जगह से ये हटाए जा रहे हैं। तो क्या मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ शहबाज शरीफ को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए पाकिस्तान में ऐसा करने वाले 2 हफ्तों से गायब है? ये देखिए, ये उस यूट्यूबर का पेज है। 2 हफ्ते पहले उसका वीडियो आया था, 14 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई वीडियो सामने नहीं आया। आप देखिए, 2 हफ्ते पहले उसने वीडियो बनाया था शुएब चौधरी ने। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, जो दूसरी महिला है सना अहमद, उन्होंने भी 2 हफ्ते पहले आखिरी वीडियो बनाया था। उनका भी 2 हफ्ते से कोई अता पता नहीं है, 2 हफ्ते से गायब है। क्या कहां चले गए? क्या उनको किडनैप कर लिया गया या उनकी हत्या कर दी गई है? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आखिर कहां है शुएब चौधरी और सना अहमद? पाकिस्तानी यूट्यूबर सना और शुएब चौधरी दरअसल 2 हफ्ते से गायब है। दोनों यूट्यूबर पाकिस्तान में भारत के मुद्दों पर वीडियो बनाते थे। उनके वीडियो में लोग अक्सर मोदी और योगी की तारीफ करते थे। कहा जाता है कि इसी वजह से वो लंबे समय से आईएसआई के टारगेट पर थे। कई बार उन्हें पाकिस्तान छोड़ देने की धमकी दी गई। अब पिछले 14 दिनों से दोनों यूट्यूबर लापता बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है दोनों यूट्यूबर के मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं इस वक्त। 2 हफ्ते से उनका अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हुआ है। दोनों यूट्यूबर के चैनल से कुछ मोदी और योगी के जो वीडियो थे वो डिलीट भी किए गए। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें सेना ने उठवा लिया है। भारत की तारीफ करने पर पाक में उनका एनकाउंटर किया है, यह भी दावा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी पाकिस्तान सेना के कब्जे में है और देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी की सजा देने की तैयारी की जा रही है। यूट्यूबर शुएब चौधरी पाकिस्तान के गुजरांवाला के रहने वाले और पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान के सियालकोट में हुई है। 2023 से ही शुएब चौधरी पाकिस्तान में विवादों में घिरे। उन्होंने कराची में पुराने हिंदू मंदिर को तोड़े जाने का विरोध किया था। शुएब का द रियल एंटरटेनमेंट नाम से यूट्यूब चैनल है और इसके 16 लाख सब्सक्राइबर्स भी है इस यूट्यूब चैनल के। हालांकि दूसरी जो यूट्यूबर है सना अमजद के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। सना का यूट्यूब उन्हीं के नाम पर, सना अमजद के नाम पर है और 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर सना अमजद के भी है। पाकिस्तान में भारत की तारीफ करने वाले हमेशा आईएसआई के टारगेट पर रहे हैं। पिछले साल कराची में यूट्यूबर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुएब चौधरी को भी पाकिस्तान में लगातार धमकियां दी जा रही थीं। उन पर पाकिस्तान छोड़ने और यूट्यूब चैनल डिलीट करने का दबाव बनाया जा रहा था। इसे लेकर खुद शुएब चौधरी ने वीडियो बनाकर दावा किया था। हालांकि उन्होंने न चैनल डिलीट किया और न उसके बाद पाकिस्तान छोड़ा। फिलहाल शुएब चौधरी और यूट्यूबर सना 14 दिन से लापता बताए जा रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं, एक यूट्यूबर की हत्या पिछले दिनों कर दी गई जो भारत और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा था। यह यूट्यूबर है जिनकी 2024 में हत्या की गई है। तो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की हत्या कर देना, वो भी जो भारत की तारीफ कर रहा हो, आम बात है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। शुएब चौधरी को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। सुनिए शुएब क्या कह रहे हैं। मोदी योगी की तारीफ पर उन्हें धमकाया गया था, अब वो लापता है और कुछ यूट्यूबर दावा कर रहे हैं कि शुएब की हत्या की जा चुकी है। सुनिए। मुझे सिर्फ 2 रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ 2 रास्ते बताए गए हैं, या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। तो मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जो है उसकी रीच को कम किया गया। बकायदा तौर पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते थे कि आपको पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान में आपको खतरा है। को पाकिस्तान के आईएसआई और आर्मी ने उठाया है, अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं है कि भैया शुएब चौधरी और सना अमजद के भाइयों का, उनकी बहनों का, उनके घर वालों का, उनके बाप का, उनके चाचा के बच्चों का, सबका मोबाइल फोन नंबर बंद है। हमने बहुत ट्राई किया, किसी का नंबर डायल नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हैं भारत से
कितनी नफरत है। और मोदी योगी सो तो आप समझ सकते हैं, दोनों यूट्यूबर गायब हैं, लेकिन भारत के दुश्मन एक साथ आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान पहुंच गए। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं असीम मुनीर से मिले हैं बांग्लादेशी फौज के बड़े अधिकारी। कमरुल हसन को आप देख रहे हैं, बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान पहुंचे हैं और असीम मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात को लेकर बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हथियारों और गोला बारूद से भी बांग्लादेश की मदद कर रहा है, लेकिन भारत ने भी खुद को मजबूत करने की तैयारी कर ली है। देखिए जरा, आज देश को 3 युद्धपोत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी डे के मौके पर उन्हें सलामी दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है आईएनएस वाघशीर। ये भारतीय नेवी को सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। तो भारतीय नेवी की ताकत बढ़ी है। भारतीय नेवी को जो युद्धपोत मिले और आज ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण किया गया। ये 2 ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ है। ये भारत की ताकत है। भारत देख रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी किस तरह से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ऐसी स्थिति में खुद को मजबूत करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। जमीन से आकाश और समंदर तक ये भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान है। समंदर में मोदी ने 3 खतरनाक युद्धपोत उतारे तो दुश्मनों में खलबली मच गई। भारत ने ऐसी पनडुब्बी बना ली है जो दबे पांव जाती है और टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। सबमरीन के साथ हिंदुस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक युद्धपोत भी उतार दिए हैं। ये जंगी जहाज समंदर के अंदर और बाहर अचूक हमला कर सकते हैं, यानी हर साजिश को समंदर के पानी में ही दफन कर सकते हैं। भारत की इतनी बढ़ती ताकत से बाइडेन और पुतिन जैसे वर्ल्ड लीडर भी हैरान हैं, तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा पड़ोसी बेहद परेशान। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। अब दिखाऊं आपको जरा, ये जो 3 हथियार, ये युद्धपोत सौंपे गए, इनकी खासियत क्या है। सबसे पहले देखिए, समंदर में भारत ने 3 युद्धपोत उतार दिए। एक है आईएनएस सूरत, ये डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यानी हमले में सक्षम युद्धपोत है। सबसे बड़े और खतरनाक युद्धपोत में गिनती होती है इसकी। इसमें आधुनिक हथियार और सेंसर लगे। आईएनएस सूरत दुश्मन और मिसाइलों का काल है। इसे इस तरह बना है कि दुश्मन के रडार में नहीं आता है, यानी दुश्मन की मिसाइल इसे निशाना नहीं बना सकती है, लेकिन इसमें खुद रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर लगे। आईएनएस सूरत एक साथ 16 ब्रह्मोस मिसाइलें दाग सकता है। आईएनएस सूरत का 75% हिस्सा देश में ही बना है। और अब बात आईएनएस वाघशीर की। पनडुब्बी भारत की बढ़ती जल शक्ति का प्रतीक है। ये दुनिया की सबसे शांत सबमरीन है। इसकी गिनती होती है। शांत सबमरीन में इतनी खामोशी से चलती है कि दुश्मन को अंदाजा नहीं होता है। इलाके की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में बहुत सक्षम है। यह दुश्मन के रडार से बचाने वाली तकनीक से बनी हुई है। जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकती है।
एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो यानी विस्फोटक से लैस है। एक साथ पानी के नीचे और सतह पर हमला कर सकती है। पानी के अंदर 35, सतह पर 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। फ्रांस की मदद से भारत की नेवी ने इसे तैयार किया। INS नीलगिरी यह तेज रफ्तार और मध्यम आकार वाला युद्धपोत है। यह युद्धपोत लंबे समय तक समंदर में रह सकता है और इसमें चेतक जैसे 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। इसमें 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें लगी। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर डिजिटल रडार से लैस है। ये समंदर में हर तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है, यानी पानी के भीतर भी दुश्मन को ये पस्त कर सकता है और समंदर की सतह पर भी अचूक हमला कर सकता है। यह समंदर में मेक इन इंडिया की ताकत का प्रतीक है। समंदर के साथ भारत ने आकाश में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। ब्रह्मोस मिसाइलों की गरज से दुश्मन भी दहल उठे हैं। पहली बार भारत ने एक साथ 2 ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण किया है। अंडमान निकोबार पर हुआ यह परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं आर्मी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ा दें और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। और आइए यही नहीं, एक और खास चीज जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो भारत की सेना के लिए एक बड़ी ताकत है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पुणे में आर्मी डे के मौके पर आज परेड हुई। एक तस्वीर देख रहे हैं आप आर्मी डे की। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहा हूं इस मौके पर भारत के लिए बड़ा हथियार साबित होने वाले ये रोबो डॉग हैं। आइए अब आपको बताऊं इन रोबो डॉग की खासियत क्या है। ये भारत के लिए कई जटिल मौकों पर काम आने वाले हैं। कुत्ते जैसे दिखने वाले ये रोबोट खिलौना नहीं है, ये भारतीय सेना की हाईटेक और बढ़ती ताकत की एक नजीर है। सेना की तरह चहलकदमी करते इन डॉग को कहते हैं रोबोटिक म्यून। इन्हें ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकता है, यानी खराब मौसम वाली जगहों पर भी ये रोबो डॉग जा सकते हैं। -40 डिग्री से लेकर -50 डिग्री तक तापमान में काम कर सकते हैं और इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ की चढ़ाई, सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। ये इस रोबो डॉग को दिल्ली की एक कंपनी ने तैयार किया है और इसमें हाईटेक कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जिससे ये बिना टकराए आगे बढ़ सकते हैं और दुश्मन की सटीक जानकारी भी दे सकते हैं। ये रोबो डॉग आमतौर पर रिमोट के जरिए चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक यानी कमांड देकर आगे भेजे जा सकते हैं। एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर 20 घंटे तक चल सकते हैं। ये रोबोडॉग भारत के भविष्य की आर्मी की एक वानगी है, यानी कम जोखिम के साथ भारत दुश्मनों का सफाया करेगा, यह कुव्वत रखते हैं ये रोबोडॉग। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। हमारी सेनाओं का प्रताप ऐसा है कि दुश्मन हमसे युद्ध करने के पहले कई बार सोचता है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह तो हमारे बस में नहीं है। जब भी आपदाएं आती हैं तब हमारी सेना उनसे निपटने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। दूसरे देशों में भी हमारी सेना सच्चे मित्र के रूप में उनके मुसीबत के समय सबसे पहले पहुंचती है। इस सेना की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। रोज नए अत्याधुनिक बेड़े हमारी सेनाओं में शामिल हो रहे हैं। आज हमारी सीमा पर खड़े जवानों के हाथों में उन्नत किस्म के हथियार हैं। अग्निवीर के बाद हमारी सेनाओं में नया एक युवा जोश भी आया है। इसके अलावा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी
पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बात महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ की बात सिर्फ देश में नहीं हो रही है, महाकुंभ की बात अब पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं महाकुंभ ने, कई कई रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी हैं। तस्वीर देखिए जरा, पहली तस्वीर, कल जो अमृत स्नान हुआ उस मौके पर जो भीड़ आई, जो श्रद्धालु और भक्त पहुंचे थे स्नान करने के लिए, पूरी दुनिया में इसको लेकर बात हो रही है, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा है, चैनल्स पर खबर है, अखबारों में खबर है, पटे पड़े हैं अखबार, इतनी भीड़ पहुंची है, इतने लोग पहुंचे। अब मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, बाकायदा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के, पूर्व राष्ट्राध्यक्षों के एआई वर्जन भी कुंभ स्नान के आ गए। उसमें देखिए ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के पूर्व पीएम, व्लादिमीर पुतिन का भी एआई वर्जन है, डोनाल्ड ट्रंप भी देखिए डुबकी लगा रहे हैं, विल स्मिथ का भी एआई वर्जन आ गया है, जॉन सीना, इलॉन मस्क, ये सब नजर आ रहे हैं, रोनाल्डो भी। और देखिए दुनिया में खबर चल रही है, दुनिया के चैनल्स पर, अंग्रेजी चैनल पर, ब्रिटेन में, दूसरे अमेरिका में, हर चैनल में खबर चल रही है, खबर कि भारत में यह न्यूज चल रही है। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इसे। The biggest gathering of humanity in history. The world's largest religious event this year has started in India. The Mahakumbh Mela only happens every 12 years. More than 400 million Hindu pilgrims, millions taking a dip in the country's holy rivers. And more than 400 million Hindus are expected to take part. Expected to take part in India's Mahakumbh Mela religious festival. This Mahakumbh Mela being held in the Indian city of Prayagraj. तो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में महाकुंभ की खबर चल रही थी, और महाकुंभ ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो टोक्यो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टोक्यो दुनिया का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, लेकिन कल अमृत स्नान के मौके पर प्रयागराज दुनिया का नंबर 1 शहर बन गया, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग प्रयागराज में थे कल। दुनिया में महाकुंभ की धूम, पूरी दुनिया महाकुंभ की बात कर रही है। पहले ही अमृत स्नान ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। प्रयागराज में इतने भक्त पहुंच गए कि प्रयाग दुनिया में नंबर 1 हो गया है, दुनिया के शहरों को पछाड़ दिया। जापान के टोक्यो से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच गए। प्रयागराज दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में टॉप पर पहुंच गया था। 29 जनवरी को प्रयागराज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकता है। देखिए जरा, अब आपको बताता हूं, देखिए दुनिया में कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेकर बनकर निकला है कल का अमृत स्नान। देखिए लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हैं, 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही प्रयागराज शहर ने कई रिकॉर्ड बना दिए। कल दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था प्रयागराज। एक दिन के लिए प्रयागराज की आबादी 4 करोड़ को पार कर गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की आबादी करीब 70 लाख है। कुंभ में आए लोग और शहर की आबादी को अगर जोड़ दें तो कल प्रयागराज में मौजूद थे 4 करोड़ 20 लाख लोग। जापान के टोक्यो शहर की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और टोक्यो की आबादी 3 करोड़ 74 लाख के करीब है। कल प्रयागराज ने टोक्यो की आबादी को पीछे छोड़ दिया था। वैसे प्रयागराज अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ देगा। प्रयागराज अपना ही रिकॉर्ड इसलिए तोड़ सकता है क्योंकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 29 जनवरी को प्रयागराज फिर सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा और इस दिन प्रयागराज की आबादी 7.5 करोड़ को भी पार कर जाएगी। प्रयागराज में कल रैन बसेरे
से लेकर होटल तक सब फुल थे। हजारों लोग होटल रैन बसेरे के बाहर देखे गए। इसके बावजूद योगी सरकार के इंतजाम ने लोगों को खुश किया। पहले 2 दिनों में ही 5 करोड़ 15 लाख लोग संगम के स्नान कर चुके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद महाकुंभ की निगरानी की है। 6 बार वो प्रयागराज का दौरा कर तैयारी का जायजा ले चुके। मौनी अमावस्या को लेकर योगी ने पूरी टीम को अलर्ट भेजा। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु आने की संभावना है। ऐसे में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की आवश्यकता है। साफ सफाई से लेकर बिजली पानी की आपूर्ति में दिक्कत ना हो। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिनों की स्थिति की बाकायदा समीक्षा बैठक की है। इसमें मुख्य सचिव, डीजीपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। आइए आपको दिखाऊं कि आखिर प्रयागराज ने टोक्यो को पीछे नहीं छोड़ा। दुनिया के 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कौन से हैं, पहले ये देखिए। खुद प्रयागराज में 14 जनवरी को 4 करोड़ 20 लाख लोग थे। टोक्यो में देखिए जरा, टोक्यो में 3 करोड़ 74 लाख आबादी रहती है, जो पीछे रह गया। दिल्ली में अकेले 2 करोड़ 93 लाख आबादी है। और शंघाई 2 करोड़ 63 लाख लोग रहते हैं शंघाई में। साओ पाउलो में 2 करोड़ 18 लाख लोग और मैक्सिको सिटी में 2 करोड़ 16 लाख। लेकिन प्रयागराज में 4 करोड़ 20 लाख थी और 29 तारीख को 7-8 करोड़ भी पार कर जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं। एक भारतीय होके आप कुंभ न जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये आयोजन इस प्लेनेट का सबसे खूबसूरत और भव्य आयोजन है। हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिसमें मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए हम कुंभ आते हैं। यहाँ हम स्वर्ग ढूंढने नहीं आते, यहाँ हम सिर्फ शांति ढूंढने आते हैं। उस जिंदगी में यदि तुम्हारे पास यही सवाल नहीं आया कि मृत्यु के बाद क्या होना है मेरा, और ये मैं जन्म से पहले क्या था, मैं कुछ था कि नहीं था, तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना। बुद्ध को यही तो सवाल आए थे 4, ये बुढ़ा की होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। अब आप सोचोगे, चिंतन करोगे, आपको समझ में आएगा यार इसका जवाब कहाँ मिलेगा। फिर आप ढूंढोगे कि अच्छा तू दे सकता है इसका जवाब, तू दे सकता है इसका जवाब। मान लो सेटिस्फाई हुआ, आपको समझ में आया कि हाँ ये जवाब है, नहीं तो जो आप उसको जो पद्धति है उसको फॉलो करोगे कि हाँ अच्छा इसको ऐसे जवाब इसका पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मैंने आपको शुरू में दिखाया कि रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ रहा है। दुनिया के अलग अलग चैनल्स पर, अखबारों में भी खबर छपी। यानी 14 जनवरी के बाद टीवी चैनल, चाहे वो जर्मनी के हो या फिर सिंगापुर के हो, अमेरिका के भी हो, ब्रिटेन के हो, इन सब जगह महाकुंभ की बात हो रही थी। आइए मैं आपको बताऊं अलग अलग अखबारों में क्या छपा। जब लोग सुबह उठे तो चाय के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान में जब अखबार पहुंचा तो उसमें क्या लिखा हुआ था। देखिए, सबसे पहले द ट्रिब्यून की बात करते हैं, पाकिस्तानी अखबार। पाकिस्तानी मीडिया में महाकुंभ की कवरेज पर बात थी। लिखा था दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट बताया। महाकुंभ मेला भारत में शुरू हो चुका है, जिसमें करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लेख में महाकुंभ से साधुओं की एक तस्वीर भी लगाई थी। इसमें गले में माला लटकाए साधुओं पर पुष्प वर्षा हो रही है। और कुंभ इस साल बेहद खास है। यहां यह कुंभ 144 साल बाद आता है। महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग आए। इतिहास का सबसे बड़ा यह जमावड़ा है। अब आप देखिए, ब्रिटेन के अखबार द रॉयटर्स में लिखा है, ब्रिटिश अखबार ने महाकुंभ के दूसरे दिन की रिपोर्ट छापी। इसमें महाकुंभ मेले के हर रंग की तस्वीरों को शामिल किया गया। महाकुंभ मेले के दूसरे दिन 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए, यह भी लिखा है इसमें। अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए संगम में डुबकी लगाई। हजारों श्रद्धालु, सन्यासी, साधुओं ने बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। उनके सिर पर जटाएं थी और शरीर पर पवित्र माला के अलावा कुछ नहीं था। कुछ साधु त्रिशूल, भाला या गदा लेकर चल रहे थे। अब देखिए, द गार्डियन लिख रहा है, द गार्डियन ने एक न्यूज गैलरी प्रकाशित की है जिसमें हजारों की संख्या में लोग स्नान करते दिख रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में अखबार ने लिखा है, हिंदू श्रद्धालु त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाते हुए। पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, भारत में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। आयोजकों को 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। भगवा वस्त्र पहने साधु और राख में लिपटे नागा सन्यासी घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एक दिव्य अवसर बताया है। CNN अमेरिका लिख रहा है, अगले 6 हफ्तों में 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले।
महाकुंभ में बड़ी संख्या में हिंदू संतों की भीड़ पहुंचती है। इन साधुओं ने सांसारिक मोह को त्याग दिया है। वो घुंघरेले बालों, राख से ढके शरीर और बेहद कम कपड़े पहने होते हैं। महाकुंभ की शुरुआत में नागा साधुओं ने पानी में स्नान किया। एबीसी, अमेरिका के एबीसी ने लिखा, हजारों की संख्या में नागा साधुओं और लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। त्रिशूल, तलवारें, राख से लिपटे हिंदू संतों ने संगम में डुबकी लगाई है। अब देखिए, खलीज टाइम्स यानी संयुक्त अरब अमीरात लिख रहा है, कुंभ मेले में उमड़ा जन सैलाब, देश भर से आए हिंदू श्रद्धालु, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसमें गुफाओं में रहने वाले साधुओं से लेकर विज्ञान के शिक्षक भी शामिल हैं। ये सोचिए, ये सब कुछ पूरी दुनिया में छप रहा है और पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में भी आ रहे हैं। उन्हें सुनिए। So beautiful, I can't describe. इतना शानदार अनुभव की बता नहीं सकते। प्रयागराज बहुत शानदार और खूबसूरत शहर है। महाकुंभ में आना सौभाग्य की बात है। यहाँ हमें बहुत भक्ति और प्यार मिल रहा है। बहुत खुशी हो रही है। Really, I'm so happy. Really, best experience of my life. Really, 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 so happy. कल मैंने आपको बताया था कि कैसे महाकुंभ का ताल्लुक अर्थशास्त्र से भी है, कमाई से भी है, पैसा से भी है, कारोबार से भी है। तो महाकुंभ में बहुत से लोग पहुंचकर कारोबार कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस शख्स की, ये दावा ये कर रहा है कि ये केवल वहां लोगों को चंदन लगा रहा था, चंद पैसे ले रहा था। हजारों लोगों को चंदन लगाया है और हजारों रुपए कमा लिए केवल चंदन लगाने के। अगली तस्वीर देखिए जरा। एक और शख्स कुंभ में, महाकुंभ में दातून बेच रहा था। इसका दावा है, मैं लोगों को सिर्फ दातून दे रहा था, हजारों दातून बेचे और हजारों रुपए कमा लिए हैं। यानी कुंभ में जब कल अकेले 3.5 करोड़ लोग पहुंच गए हैं, तो आप सोचिए इसका कारोबार से कितना ताल्लुक है। महाकुंभ को लेकर बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ में कई आइडिया हिट हो रहे हैं। 10 रुपए से 65,000 रुपए कमाने का आइडिया भी वायरल है। इनका दावा है कि एक दिन में ही इन्होंने 10 रुपए के बदले 65,000 रुपए कमाए। इनका वीडियो वायरल है, लोग देखकर हैरान है। दरअसल 10 रुपए का इन्होंने खरीदा चंदन। महाकुंभ पहुंचा ये लड़का सुबह से शाम तक, इसका दावा है 25 से 30 हजार लोगों को इसने सिर्फ टीका लगाया, बदले में 5 से 10 रुपए लिए और शाम को उसने हिसाब लगाया तो 65,000 रुपए कमा लिए थे इसने। सुबह 4:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक टीका लगाया, 10 रुपए खर्च कर 12 घंटे में 65,000 कमाने का दावा है। एक शख्स ने टीके से इससे भी ज्यादा कमाई का प्लान बनाया है। उसने टारगेट पर कुंभ में पहुंचने वाले 40 करोड़ लोग हैं और टीका लगाकर करोड़ों कमाने का इसने प्लान बनाया है। एक और शख्स है, करोड़ों की कमाई का आइडिया शेयर किया है इन्होंने भी। दातून बेच रहे हैं ये, दातून बेचकर करोड़ों की कमाई की कोशिश में जुटा है। 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ आने की संभावना है। ऐसे में अगर 1 करोड़ लोगों को भी दातून बेच देता है, 1 रुपए के हिसाब से भी इसका दावा है ये करोड़पति बन जाएगा। आइए, तो ये जो महाकुंभ में बिजनेस प्लान लेकर युवा घूम रहे हैं, इन्हें सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। तो गाइस, इस माघ मेले में मैं चंदन का बिजनेस कर चुका हूँ, जिसमें से 40 करोड़ पब्लिक आ रही है, जिसमें से अगर 40 करोड़ पब्लिक मुझे 2 रुपए भी दे रही तो पूरे महाकुंभ की कमाई मेरा 80 करोड़ होता है। और मैं आप सबको आइडिया देता हूँ कि आप लोग भी चंदन का बिजनेस कीजिए और मेरे साथ लग जाइए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ महाकुंभ मेले में और ये दातून का बिजनेस करने, जो कि इसमें 1 रुपए भी लागत नहीं लगता। आप किसी भी पेड़ को तोड़ सकते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ 1 रुपए कमाते, 45 करोड़ भीड़ आने वाली है। आप सोच सकते हैं 45 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। तो आपने कारोबारियों को सुन लिया जो बिजनेस प्लान बता रहे हैं। अब इस बीच एक साध्वी कल वायरल थी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इनका नाम है हर्षा। इन्होंने कहा मैं साध्वी नहीं, मैंने दीक्षा ली है। अब इस पर बवाल हो गया है। इनकी जो तस्वीरें चल रही हैं, इसके बाद कुछ साधु संतों ने ऐतराज जताया है कि ये रील्स बनाती है। दूसरी तरफ इन्होंने भगवा धारण कर रखा है और इनकी जिस तस्वीर पर बवाल है वो मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर है वो जिसमें रथ पर बैठी हैं। दूसरे साधु संत कह रहे हैं कि इन्हें रथ पर नहीं बिठाया जाना चाहिए था। आइए अब आपको बताऊं, देखिए जरा किस तस्वीर को लेकर हंगामा है। इनके रथ पर बैठने को लेकर हंगामा है और यह है वो साधु जिनका कहना है कि हर्षा को
जो खुद को साध्वी नहीं मानती है, लेकिन लोग इन्हें वायरल साध्वी कह रहे हैं। इन्हें रथ पर नहीं बिठाना जाना चाहिए था। महाकुंभ के दौरान साध्वी हर्षा रिछारिया सुर्खियों में, महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी उन्हें कहा जा रहा है और हर्षा के बहुत से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। महाकुंभ में उनके रथ पर बैठने को लेकर हंगामा हो गया। महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी और मॉडल हर्षा रिछारिया संतों के साथ उस रथ पर बैठी हुई नजर आ रही है। इसी तस्वीर पर शांभवी पीठाधीश्वर के स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भड़क गए हैं। उन्होंने रथ पर हर्षा को बिठाए जाना गलत बताया है। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है, उनका कहना है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है, साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साध्वी हर्षा ग्लैमर छोड़ साधना में लीन हुई है। हर्षा के इंस्टाग्राम पर 9 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। हर्षा निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई है और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिष्या है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बवाल चल रहा है। महाकुंभ में स्नान करने लोग आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं, लेकिन सियासतदान सब आ रहे हैं या नहीं? अखिलेश यादव ने अमृत स्नान के दिन एक तस्वीर साझा की थी। वो खुद स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप। अखिलेश ने 3-4 ऐसी तस्वीर साझा की और ये जो आप अखिलेश की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गंगा स्नान की है। हरिद्वार गए थे अस्थियां विसर्जित करने चाचा की और उस दौरान उन्होंने वहां गंगा में स्नान किया है। अब सवाल उठ रहा है कि अखिलेश ने गंगा में हरिद्वार में स्नान किया, लेकिन अखिलेश क्या संगम आएंगे, प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में डुबकी लगाने? एक और तस्वीर देखिए। सुबह की अखिलेश की एक तस्वीर सामने आई जब गंगा पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पहुंचकर गंगा जल छिड़का। जी सर। और आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव के महाकुंभ में जाने पर उनसे भी सवाल हो रहा है, लेकिन अखिलेश कल मौजूद थे। देखिए आपको दिख रहा है हरिद्वार में। महाकुंभ के बीच अखिलेश हरिद्वार पहुंचे। मकर संक्रांति पर अखिलेश ने गंगा स्नान किया। अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां विसर्जित करने गए थे। महाकुंभ में कमियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं इशारों में। अगर महाकुंभ में कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, वो कह रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार कमियों पर ध्यान देगी और दूर करेगी। कल मैंने मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान किया। जब मां गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। अखिलेश इसके बाद बीजेपी के निशाने पर आ गए। अखिलेश के गंगा स्नान पर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और मनीष शुक्ला। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। अखिलेश यादव जब रोजा अफ्तार कराते थे तो लखनऊ में खुलेआम करते थे, दिन के उजाले में करते थे। और जब मां गंगा का स्नान करना हुआ तो कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर राहुल गांधी से है। देश से लड़ रहे हैं राहुल बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि सवालों में घिर गए। पहले देखिए दिल्ली में हालात क्या। अरविंद केजरीवाल आज पहुंचे थे, दरअसल मंदिर पहुंचे। आज नॉमिनेशन करना था, लेकिन नॉमिनेशन से पहले अरविंद केजरीवाल देखिए मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है, टीका लगवाया, फिर रोड शो किया है। रोड पर पैदल चलते हुए रोड शो किया और उसके बाद नॉमिनेशन सेंटर पहुंचे और फिर नामांकन दाखिल किया अरविंद केजरीवाल ने। उसी तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा ने भी पूजा पाठ किया। पहले अरविंद केजरीवाल की तरह ही भगवान के दर्शन किए हैं और उसके बाद रोड शो करते हुए प्रवेश वर्मा निकले हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं और उन्होंने देखिए नामांकन दाखिल किया है। दूसरी तस्वीर मनीष सिसोदिया की है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। पुरानी सीट छोड़ दी है, कम मार्जिन से जीते थे, नई सीट चुनी है। पुरानी सीट से अवध ओझा जी को उतार दिया है। मनीष सिसोदिया ने भी आज पर्चा दाखिल किया।
लेकिन राहुल गांधी कहां थे आज? दरअसल राहुल गांधी थे, कांग्रेस को नया दफ्तर मिल गया है। ये नए दफ्तर का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, कांग्रेस का अब नया दफ्तर बन गया है। पुराना छोड़कर कांग्रेस पार्टी नए दफ्तर में आई है। यह है नए दफ्तर की तस्वीर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यह है कांग्रेस का नया दफ्तर। लेकिन नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी मोहन भागवत पर हमला कर रहे थे, आरएसएस पर हमला कर रहे थे। और मोहन भागवत और आरएसएस पर हमला करते करते देश पर, इंडियन स्टेट पर हमला करने लगे और उन्होंने कहा वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस पर हो गया हंगामा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी में जबरदस्त सियासी गर्मी है। विदेश से लौटते ही राहुल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिल्ली में राहुल ने संघ पर अटैक किया, लेकिन बोलते बोलते क्या बोल गए शायद उन्हें भी पता नहीं। संघ प्रमुख ने जो कहा है वो एक देशद्रोह है, क्योंकि वो संविधान को नकार रहे हैं। हम बीजेपी और संघ से ही नहीं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। We are now fighting. राहुल ने यह बयान मोहन भागवत के एक बयान के बाद दिया, जिसमें भागवत ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सच्ची आजादी बताया था। शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई। तो सवाल ये कि आखिर भागवत ने ऐसा क्या कह दिया जो राहुल इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात करने लगे? इंडियन स्टेट का मतलब सरकार है या हिंदुस्तान, ये राहुल गांधी ही बता सकते हैं। लेकिन राहुल के इस बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। अब देखिए जरा राहुल गांधी ने क्या कहा है और मोहन भागवत ने क्या कहा, बीजेपी ने उसे कैसे घेरा है। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर विवादित बयान दिया। बीजेपी आरएसएस के अलावा देश के खिलाफ भी बयान दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में आजादी को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ एक भारतीय नागरिक का अपमान है। राहुल ने कहा भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। उन्होंने जो कहा वो एक देशद्रोह है। भागवत अगर किसी और देश में ऐसा बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ केस भी चलाया जाता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा बीजेपी और आरएसएस ने देश की सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, इसलिए हमारी लड़ाई केवल बीजेपी और आरएसएस से नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ाई है। उन्होंने बयान कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर दिया। दरअसल राहुल भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भागवत ने एक बयान दिया था, कहा था अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मनों का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मिली थी। अब राहुल के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। नड्डा ने कहा राहुल ने तस्वीर साफ कर दी है, राहुल गांधी भारत से लड़ रहे हैं, ये लोग भारत को और कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस का सच उनके नेता ने उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी की सराहना करता हूं कि उन्होंने खुद ही ये साफ साफ बात कह दी है जिसे पूरा देश जानता है, वो भारत सरकार से ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है ऐसी ताकतों को बढ़ावा देने का जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं मोहन भागवत ने पहले क्या बयान दिया था जिस पर राहुल गांधी पलटवार कर रहे थे लेकिन खुद कटघरे में। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आया। एक संविधान भी बनाया, उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। संघ प्रमुख ने जो कहा है वो एक देशद्रोह है, क्योंकि वो संविधान को नकार रहे हैं। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को नकार रहे हैं। किसी और देश में होते तो गिरफ्तार हो जाते, केस चलता। बीजेपी और संघ का देश के हर एक संस्थान पर कब्जा है। हम बीजेपी और संघ से ही नहीं, इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। We are now fighting. ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है, और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं
जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है। he is against the Indian state and he has to fight the Indian state। तो वहां तक मुझे याद है मेरे अपने पॉलिटिकल जीवन में कि फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं। देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आजादी को आप आजादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? राम लल्ला इस देश में हजारों लाखों साल से है और राम लल्ला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप राम लल्ला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा। अब आपको बताऊं, राहुल गांधी के बयान पर बवाल हो गया। राहुल गांधी जहां मौजूद थे उस इमारत को भी लेकर बवाल हो गया। यह कांग्रेस का पुराना दफ्तर है, 24 अकबर रोड पर पुराना दफ्तर ये कांग्रेस का है। यहां से दफ्तर शिफ्ट हुआ कांग्रेस का दूसरी जगह। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये कांग्रेस का नया ठिकाना है। नया दफ्तर कांग्रेस का बनकर तैयार हो गया है। ये जो बड़ी इमारत आपको दिख रही है, 250 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये नई इमारत कांग्रेस के दफ्तर के तौर पर तैयार हुई है। कांग्रेस संविधान के 5 मूल्य हमारे सिद्धांत हैं। कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी और वर्तमान अध्यक्ष देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उस मौके पर मौजूद थे जब इस इमारत का उद्घाटन किया गया। इस दफ्तर का नाम कांग्रेस के है इंदिरा भवन, और इंदिरा भवन नाम को लेकर बवाल हो गया है कि इसका नाम इंदिरा भवन क्यों रखा गया है, कोई और नाम क्यों नहीं, गांधी परिवार से जुड़ा हुआ ही नाम ही कांग्रेस दफ्तर को क्यों दिया गया। क्योंकि बाहर देखिए पोस्टर लगाया गया था, पूर्व पीएम स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब का पोस्टर था, लिखा था सरदार मनमोहन सिंह भवन, यानी इंदिरा भवन नहीं, मनमोहन सिंह भवन इसका नाम होना चाहिए था। आइए आपको दिखाऊं अब इस नए भवन को लेकर क्या बवाल चल रहा है, वो देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है लंबी चौड़ी इमारत। कांग्रेस एक और विवाद में फंस गई है। आगे आप पोस्टर भी देख रहे हैं, दफ्तर के बाहर ही किसी ने पोस्टर लगा दिया सरदार मनमोहन सिंह भवन, लेकिन भवन का नाम है इंदिरा भवन। कांग्रेस पर फिर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, उस पर मनमोहन सिंह की अनदेखी के आरोप लगे। दरअसल कांग्रेस ने आज नए ऑफिस का उद्घाटन किया और कांग्रेस का यह ऑफिस नई दिल्ली के कोटला रोड पर है। इस दफ्तर का नाम इंदिरा गांधी भवन रखा गया है, लेकिन इसके बाहर पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जिसमें इंदिरा भवन नाम रखने पर ऐतराज जताया गया है। इसका नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखने की मांग की गई है, क्योंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मृत्यु अभी हाल ही में हुई है। और कांग्रेस का नया पता है 9A कोटला रोड। यह दफ्तर बीजेपी ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर है। कांग्रेस ऑफिस का जो मेन एंट्रेंस है वो पीछे की तरफ है। कांग्रेस का मेन एंट्रेंस नई दिल्ली के कोटला रोड पर है। वैसे ऑफिस का फ्रंट एंट्रेंस था दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, लेकिन कांग्रेस अपने एड्रेस में दीनदयाल उपाध्याय नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए दफ्तर का पता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ना हो, इसलिए एंट्रेंस जो उसका दरवाजा है वो पीछे के साइड रखा गया जहां कोटला रोड नाम मिला है। कांग्रेस ने ऐसा बीजेपी की ऑफिस की वजह से किया है। बीजेपी का ऑफिस दीनदयाल मार्ग पर ही है, ऐसे में कांग्रेस का पता भी दीनदयाल मार्ग हो जाता। कांग्रेस के नए दफ्तर पर 252 करोड़ का खर्च आया है। कांग्रेस का पुराना जो दफ्तर है वो नई दिल्ली के 24 अकबर रोड पर था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, इस पर भी सियासी हंगामा हो रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं राजनेता। बड़े बड़े नेता उस दिन डॉक्टर साहब के लिए कुछ कह रहे थे, तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर साहब को क्या मिल सकती है कि कांग्रेस का मुख्यालय अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाए, हम उसका स्वागत करेंगे। मनमोहन सिंह जी हमेशा हम लोग के दिल में है और मैंने तो उनके साथ काम किया है, और आज उनके नाम से जो हमारी लाइब्रेरी है इंदिरा भवन की, उनके नाम से मैडम सोनिया गांधी जी चाहते थे कि रखा जाए और सबने अप्रूवल दिया है, तो ये हम सबके लिए एक इतिहास। कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार के आगे सोच नहीं पाती। वैसे तो स्मारक पर और स्मृति पर
किस प्रकार की ओछी सियासत की गई कांग्रेस के द्वारा हमने देखा। परंतु जब मनमोहन सिंह जी का नेशनल मोर्निंग पीरियड था तब राहुल गांधी पार्टी के लिए निकल गए, उनके अस्थि विसर्जन में भी शामिल नहीं हुए। जीते जी मनमोहन सिंह जी का कितना अपमान किया गया। इन फ्लोरों के विभिन्न जो हमारे महापुरुष थे उनके नाम पर है, उनको हमने ज्यादा सम्मान दिया है और इस सरकार ने मनमोहन सिंह जी का अपमान किया कि जहां उनका दाह संस्कार होना था वहीं पर स्मारक बनना चाहिए था, जो नहीं किया। अपमान करने का काम उन्होंने किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बर्फबारी कोहरे से हाहाकार। दरअसल लगातार मौसम ने करवट ली है और उसके बाद आप देखिए बुल्गारिया में बर्फबारी हो रही है। अलग अलग शहरों से बर्फबारी की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन इस धुंध और मौसम बदलने की वजह से हादसों की तस्वीरें भी आ रही हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बर्फ से ढकी हुई कश्मीर घाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर, क्योंकि हादसे भी हो रहे हैं। ये एक तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में कोहरा और कोहरे की वजह से श्रीगंगानगर में देखिए हादसे हुए, एक के बाद एक कई वाहन आपस में टकरा गए। ये आप देख रहे हैं, कई गाड़ियां ट्रक से डंपर से टकरा गई। आइए आपको बताऊं कि देश में आखिर मौसम का हाल क्या है, अलग अलग शहरों का हाल मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में मौसम ने करवट ली। देश के 17 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में विजिबिलिटी 0 होने से 39 ट्रेनें लेट हैं, जबकि 300 से अधिक फ्लाइट की उड़ान पर असर पड़ा है। कुछ फ्लाइटें देरी से चल रही हैं, कुछ को रोकना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में के भी 45 जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर के पास विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई है। जमीन पर कोहरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल में भी 3 शहरों में तापमान माइनस में है इस वक्त। उत्तराखंड में 3000 फीट ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने कल भी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया था। उत्तराखंड के देहरादून का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आइए जाते जाते आखिरी में एक और खबर आपको बताने जा रहा हूं। ओलंपियन मेडलिस्ट मनु भाकर को जो ओलंपिक मेडल मिला था, इस मेडल का दरअसल रंग उतर गया है। अकेले मनु भाकर नहीं, मनु भाकर जैसे बहुत से लोग हैं, फुल स्क्रीन लीजिए, मनु भाकर जैसे बहुत से लोग हैं जिनको मेडल मिला था, उनके रंग उतर गए। तो भारतीय ओलंपियन के मेडल के रंग उतर गए हैं। क्या होगा, आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट एसेस से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करके आपको बताते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने देश के लिए 2 कांस्य पदक जीते थे। महज 5 महीने के भीतर ही उनके ये पदक खराब हो गए। मनु भाकर ने इसे लेकर शिकायत की थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि क्षतिग्रस्त पदकों को बदला जाएगा, खिलाड़ियों को मिलने वाला नया पदक पुराने जैसा होगा। मनु भाकर को पेरिस में जीते 2 कांस्य पदकों के स्थान पर नए पदक मिलने की संभावना है। तो ये आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।